Hello friends, this is संदीप शर्मा once again and I welcome you all in my today's session। और वो शब्द है आज का आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। आप वर्ब किसे कह सकते हो? आपके अकॉर्डिंग वर्ब क्या है मैं बताता हूँ। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है एक पोजीशन, एक स्थिति, एक स्टेट, हमारी नहीं, किसी और की नहीं। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की या उस वस्तु की जिसके लिए वो वर्ड यूज किया जा रहा है। जैसे कि राम इज गोइंग टू दिल्ली, तो यहां पर राम की स्थिति क्या है कि वो जा रहा है। ठीक है, वो दिल्ली को जा रहा है, तो राम की स्थिति पता लगती है। वर्ब की स्टेट क्या है? वर्ब की स्टेट क्या है कि वो प्रोग्रेसिंग है, वो काम में है, वो चल रहा है। आई ईट मैंगो, वर्ब की स्टेट क्या है? वर्ब की स्टेट यहां पर हो जाती है हैबिचुअल एक्शन में या फिर डेली रूटीन में, जिन्हें हम करते ही करते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्ब। लेकिन मैंने क्या किया है, इस वर्ब को समझाने के लिए ना इसको 3-4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि वर्ब आपको आसानी से समझ में आ जाए। वर्ब को हम लोग सिर्फ क्रिया कहकर छोड़ देते हैं कि वर्ब इज इक्वल टू क्रिया, करता क्रिया कर रहा है तो वो वर्ब हो जाती है। बिल्कुल सही है, मान लेते हैं। लेकिन इसको डीपली समझने के लिए हमें कुछ और बातों पे ध्यान देना है, और जो है इसके टाइप। तो सबसे पहला जो टाइप है, हम कह सकते हैं टाइप 1 जो है हमारा। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर वर्ब को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। जब किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं, तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हमारे निकल के आते हैं। पहला हमारा वर्ड निकल के आता है फाइनाइट वर्ब, और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आप देख रहे होंगे, पहला मैंने लिखा है फाइनाइट वर्ब और दूसरा मैंने लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये 2 वर्ब आप सभी ने सुनी है, जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब हम फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब है ये कंप्लीटली हमारी डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट पर और हमारे टेंस पर। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बदलता है तो वर्ब भी बदल जाती है, और अगर सब्जेक्ट नहीं बदलता है, इट मींस कि अगर सब्जेक्ट बदलता है तो वर्ब बदलती है। कहने का मतलब यह है कि वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, वर्ब इन प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास्ट में है, वर्ब इज इन पास्ट, और सब्जेक्ट फ्यूचर में है तो वर्ब भी हमारा फ्यूचर में चली जाती है। समझ में आ रहा है आपको? गाइस, ध्यान से समझिएगा कि जब हम फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो वो टोटली किस पे डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पे और टेंस पे। तो ये जस्ट इसका होती है अपोजिट। जब फाइनाइट है तो सब्जेक्ट है, नॉन फाइनाइट है तो भी सब्जेक्ट है, बट वो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती नहीं है। वो वर्ब नहीं बदलती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है उसे हम डजंट चेंज according to the subject or according to the tense। ठीक है, doesn't change on the basis of subject or tense। पहली जो टाइप होता है हमारा वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। वर्ब का डिवाइडेशन मैंने किया हुआ है, और पहले वर्ब, इन दोनों के आधार पर वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की बात जब हम करते हैं तो वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे और टेंस पे, और नॉन फाइनाइट की बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट और टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इट मींस कि वो सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस वो चेंज नहीं होती है। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे कि आई want to play, he wants to play, they wanted
टू प्ले। समझ पा रहे हैं आप? 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। दे वॉन्टेड टू प्ले, वो खेलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो वॉन्ट वर्ब है वो चेंज हो रही है। सब्जेक्ट आई वर्ब हो गई, ही था वॉन्ट्स हो गई, दे हमारा प्लूरल है बट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर चेंजिंग हियर द टेंस ऑफ द वर्ब, तो वो हमारा पास्ट फॉर्म में चला गया, वांटेड बन गया। इस तरीके से हमारी ये फॉर्म जो है वो हमारी पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। तो ये जितने भी वर्ब हैं ये कहलाई जाएंगे आपकी फाइनाइट वर्ब। इन सभी वर्ब को हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू दी टेंस। लेकिन यहां पर एक और फॉर्म दी हुई है जो कि हमारी चेंज नहीं हो रही है। चाहे हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं या फिर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सभी में टू प्ले टू प्ले टू प्ले आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली जो फॉर्म हो जाती है हमारी वर्ब की वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अभी तक समझ में आ रहा होगा डियर्स, क्योंकि अभी हमने सिर्फ वर्ब का डिवाइडेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब। आगे और पार्ट 2 की बात मैं करने जा रहा हूं। पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप कह सकते हैं कि वर्ब का पार्ट नंबर 2 जो है, या कह सकते हो कि डिवाइडेशन ऑफ पार्ट 2 जो किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं आप डियर्स? मैंने यहां पर डिवाइड किया है वर्ब को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे ऐसा भी कुछ होता है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बदल सकती है वर्ब? बिल्कुल बदलती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पहला टाइप जो होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव, और एक होता है हमारा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये दोनों ही वर्ब जो होती हैं वो बहुत ज्यादा काम की होती हैं। लेकिन कैसे पता करेंगे विच फॉर्म इज ट्रांजिटिव और विच फॉर्म इज इंट्रांजिटिव? एज आई टोल्ड यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड, जैसे हम बात करें कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में बोला जाता है सकर्मक, और इंग्लिश में, हिंदी में इंट्रांजिटिव को बोला जाता है अकर्मक। तो सकर्मक का मतलब क्या है कि जो वर्ब आ रही हो विद इट्स ऑब्जेक्ट, जो वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आ रही होती है उसे कहते हैं सकर्मक। और जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं, राम रीड्स स्टोरी। राम रीड्स स्टोरी। चलिए यहां पर इसी चीज को हम लिख लेते हैं। तो राम पढ़ता है, राम कोई काम करता है, और वो क्या काम करता है? वो स्टोरी पढ़ता है। तो स्टोरी वर्ब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब है हमारी वो कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की, इंट्रांजिटिव एग्जाम्पल की। अगर मैं यहां पर सिर्फ इतना लिख दूं, राम रीड्स लाउडली। आप सभी जानते हैं कि यहां जो लाउडली वर्ड मैंने लिखा है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट ओनली एन एडवर्ब विच इज मॉडिफाइंग वर्ब। तो वर्ब हमारी यहां पर है और ये हमारा एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। तो इसीलिए यहां पर राम कोई काम कर रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है, लाउडली पढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है वो नहीं पता लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब जब आपको ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना है तो आप वर्ब में लगाइए क्या, व्हाट लगाइए। जैसे कि रोहन गाता है, क्या गाता है? गाना। तो गाना जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। लेकिन अगर सामने ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो हमारी बन जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, आई टी वी।
आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। देखिए पहली चीज यहाँ पर क्लियर होगी कि राम पढ़ता है लेकिन वो जोर से पढ़ता है, तो ITV इसका मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब का, लेकिन ये वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आई है। क्या पढ़ता है? स्टोरी पढ़ता है। सेंटेंस क्लियर हो गया। वर्ब का पार्ट नंबर 3 जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो पार्ट 3 है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ वर्ब। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसका थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है इसका यूज ऑफ वर्ब। पहला टाइप हमारा क्या होता है? पहला टाइप होता है हमारा प्रिंसिपल, और दूसरा टाइप हमारा क्या होता है? दूसरा टाइप हमारा होता है AUXILARY, ऑक्सिलरी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये नाम थोड़े से अजीब होते हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बताना चाहूंगा। प्रिंसिपल वर्ब को कुछ लोग मेन वर्ब भी कहकर बुलाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी जानते हैं। थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज होती हैं और पता लगता है कि ये हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब है। डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। मेन वर्ब जो है वो एक तरीके से हमारी एक और वर्ब हम उसको हमारी मेन वर्ब होती है, वो हमारी एक और वर्ब हम इसको बोल सकते हैं जिसे हम कहते हैं लीडिंग वर्ब। लीडिंग वर्ब बोल सकते हैं, या फिर इस वाली वर्ब को हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से सबऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सबऑर्डिनेट वर्ब बोल सकते हैं, या लीडिंग वर्ब या सबऑर्डिनेट वर्ब बोल सकते हैं। देखिए यहां पर नाम से समझिए, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब थोड़े से अलग नाम हो जाते हैं, बट मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए बहुत ज्यादा जाने पहचाने हैं। लीडिंग वर्ब क्या चीज है? लीड कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई सब्जेक्ट हमने लिखा, राम गोज टू मार्केट, लीड कर रही है। सेंटेंस में एक वर्ब है हमारी गोज, वो राम को लीड करते ले जा रही है मार्केट की तरफ, तो इसीलिए उस वर्ब फॉर्म को कहा जा रहा है लीडिंग वर्ब फॉर्म, या फिर मेन वर्ब फॉर्म, या फिर प्रिंसिपल वर्ब फॉर्म। लेकिन जब बात करते हैं ऑक्सिलरी फॉर्म की, या फिर हेल्पिंग वर्ब्स की, या फिर सबऑर्डिनेट फॉर्म की, तो मैं आपको बताता हूं। इसका दूसरा एग्जांपल से आपको पता लगेगा। जैसे यहां पे मैंने लिखा, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर क्या पता लग रहा है कि राम कोई काम कर रहा है, राम को कोई वर्ब लीड कर रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग सेंटेंस राम वो काम कर भी रहा है, लेकिन उसके साथ एक और वर्ब हमारी काम कर रही है जिससे कहते हैं इज, और ये हमारा जो रोल प्ले कर रही है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो इसलिए राम का जो सहायक है वो इज है, लेकिन जो राम इज की हेल्प से जो काम कर रहा है वो जाने का काम कर रहा है, और वो कहां जा रहा है? वो मार्केट जाने का काम कर रहा है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी, वो हमारी 4 प्रकार से समझी जा सकती है। पहला टाइप जो होगा उसका वो समझना है। पहला टाइप जो होता है वो होता है इसका बी, दूसरा टाइप होता है डू, तीसरा टाइप होता है इसका हैव, और चौथा टाइप होता है इसका मॉडल्स, जिसको आप देख रहे हैं यहां पर लिखे हुए 4 शब्द है, बी, डू, हैव एंड मॉडल्स। ये 4 शब्द हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को समझने के लिए। देखिए वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को सिंगुलर नहीं, सिंगुलर प्लूरल क्या, ये सारी वर्ब्स में सिंगुलर प्लूरल और फॉर्म के हिसाब से लिखता हूं। अगर हम वर्ब बी की सिंगुलर को छोड़कर प्लूरल वर्ब की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके एम वर्ड को लिख सकते हैं और आर वर्ड को लिख सकते हैं, और खुद बी भी हमारा प्लूरल वर्ड हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये एक तरीके से V1 बोली जा सकती है, या कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोली जा सकती है। सेकंड फॉर्म की जब बात करते हैं तो वहां पर 2 ही शब्द हमारे निकल के आते हैं, वाज और वर्ब। ऐसे ही थर्ड फॉर्म की अगर बात करते हैं तो हमारी जो बी होता है वो बीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो बी है वो कंप्लीटली बीन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वी की फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो वो हमारा BEING यानी बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, ING लग जाता है। और वर्ब की 5वीं फॉर्म की बात करते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म होती है, उसको समझने के लिए आपको सिर्फ इज को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहां पर इज एम आर की 3 फॉर्म बनी, वॉज व टू, एक ये और एक ये और एक ये। लेकिन क्या ये सभी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होती है?
तो नहीं, यहाँ पर कुछ फॉर्म है जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले इनके बारे में लिख लेते हैं। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो डू ही होती है। सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी वो डिड हो जाती है। यहाँ पर डन का इस्तेमाल हम करेंगे, यहाँ पर डूइंग का इस्तेमाल हम करेंगे और यहाँ पर डज का इस्तेमाल हम करेंगे। सेम लाइक दैट यहाँ पर हैव की फर्स्ट फॉर्म हमारी हैव ही होती है, सेकंड फॉर्म हैड हो जाती है, थर्ड फॉर्म भी हैड हो जाती है। देन यहाँ पर एक वर्ब आती है हैविंग और लास्ट में एक वर्ब यूज होता है हैज। इसी तरीके से मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स को समझने के लिए पहले मैं इन तीनों को आपको समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि इन सबको क्यों हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है या किस लिए बोला जाता है। वो तो आप समझ ही गए, क्योंकि ये मेन वर्ब को लीड करती हैं इसलिए उनको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। बट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इज, एम, आर में ये दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हमारी होती है इज और एक होते हैं हमारे वॉज वर्ब। तो यहाँ जो वर्ब हम देख रहे हैं, यहाँ जो वर्ब हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी 5 फॉर्म, 2, 2, 4 और एक 5 हमारी इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जिन्हें हम यूज करते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डू, डिड और डज, डन और डूइंग जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं होती है, वो मेन वर्ब के तौर पर यूज होती हैं। तो यहाँ से हमारी 3 फॉर्म निकल के आ रही हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। हैव और हैड की बात करते हैं तो हैव का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हैड का इस्तेमाल हम करते हैं और हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 फॉर्म हमारी यहाँ निकल के आई हैं। टोटल फॉर्म यहाँ तक हमारी 8 आ चुकी है। तो मॉडल्स में देखिए कितने सारे वर्ड आते हैं। मॉडल्स में सबसे पहले आता है विल, फिर आता है वुड। ऐसे ही एक और वर्ब यहाँ पर लिखेंगे, विल का वुड हो गया। ऐसे ही फिर एक होता है मे, फिर हो जाता है माइट, फिर होता है शैल और एक वर्ड हो जाता है हमारा शुड, फिर एक वर्ड हम हो जाता है कैन, एक वर्ड हमारा हो जाता है कुड। इसके अलावा ये जो 8 जो हमारी फॉर्म निकल कर आई हैं, इनके अलावा जो नेक्स्ट बाकी की जो मॉडल्स होती हैं उनको मैं बोलता हूँ फीलिंग वर्ब्स। फीलिंग मॉडल्स भी बोल सकता हूँ या फिर फीलिंग मॉडल ही समझ लीजिए, ठीक है। फीलिंग से रिलेटेड होती हैं तो मैं उनको फीलिंग मॉडल्स बोल देता हूँ। अब फीलिंग मॉडल्स में कौन कौन सी चीज़ आती है? जैसे सबसे पहले हम नीड की बात करते हैं, नीड टू हमारी पहली मॉडल्स होती है, नीड टू, ठीक है। उसके बाद दूसरी मॉडल की अगर हम बात करते हैं, दूसरी मॉडल की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है डेयर टू। तीसरी मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है यूज टू। ऐसे ही हमारी चौथी मॉडल की बात अगर करते हैं तो चौथी हमारी मॉडल हो जाती है OUGHT, OUGHT और टू। और पांचवी जो हमारी फॉर्म होती है, जो पांचवी हमारी फॉर्म होती है वो हमारी फॉर्म हो जाती है, एक सिंपल सी फॉर्म है जिसको हम कहते हैं मस्ट। लेकिन अभी एक वीडियो मैं लेके आने वाला हूं कंप्लीटली अबाउट दिस। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो मॉडल्स के ऊपर ही है। हमारे नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो मॉडल के ऊपर होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो मॉडल बेस्ड होगी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये चैनल आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए कुछ दे सकता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए मिलियंस का काम करेगा। थैंक यू सो मच।